नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां आज होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनाव को लेकर होगी बैठक। उपचुनाव में जीत को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। उम्मीदवारों के नाम पर भी होगा मंथन। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये खबर, जहां मैनपुरी, खतौली और रामपुर में उपचुनाव होना है। एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है और इसके लिए बीजेपी मंथन करेगी अपने प्रत्याशियों के नाम पर कि कौन से प्रत्याशी जो कि हर समीकरण को, जातिगत समीकरण को साधते हुए ठीक बैठ रहे हैं, सटीक बैठ रहे हैं, उनके नामों पर आज चर्चा की जाएगी। और इसके लिए कोर ग्रुप की एक खास बैठक कोर कमेटी की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम शामिल रहेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इसमें शामिल रहेंगे। रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा इस दौरान कि उपचुनाव की क्या रणनीति रहेगी, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अपना परचम लहराए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनाव होना है। और देखिए, मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, तो वहीं रामपुर की आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली की गई है और इसके लिए अब उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान है। और इसी बीच आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के जरिए जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मंथन किया जाएगा कि आखिर कौन से प्रत्याशी जातिगत समीकरण अगर बांधने की कोशिश करे बीजेपी तो एकदम सटीक बैठते हैं। इसको लेकर मंथन, विचार विमर्श जारी रहेगा तमाम दिग्गजों के बीच। साथ ही साथ आबो हवा क्या है मैनपुरी, रामपुर की और खतौली की, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और इस आबो हवा को अपनी तरफ कैसे मोड़ना है, ये बीजेपी की हमेशा रणनीति रहती है। कौन से बड़े मुद्दे, क्या बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरना है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया गया है प्रत्याशी के रूप में, लेकिन बीजेपी अभी मंथन के लिए वक्त ले रही है। और वक्त लेने के पीछे वजह सिर्फ एक है कि बीजेपी अपने चैलेंज समझते हुए मैनपुरी, क्योंकि देखिए लगातार मैनपुरी और रामपुर किस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही लगातार समाजवादी पार्टी यहां पर विजयी रही है। 1996 के बाद से मैनपुरी पर देखिए समाजवादी पार्टी का कब्जा है और ऐसे में जब उपचुनाव हो रहे हैं तो इसको लेकर बेहद ही ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत बीजेपी समझ रही है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा आज। और देखिए, शाक्य समाज को भी साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। शाक्य और ब्राह्मण वोट किस तरीके से अपने खाते में डाला जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि यादव वोट अगर नेचुरल तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, लेकिन शाक्य और ब्राह्मण वोट को बीजेपी अपनी तरफ कैसे लुभाती है ये देखना होगा। और साथ ही साथ दलित वोट, क्योंकि बीएसपी मैदान में नहीं है, ऐसे में दलित वोट किसकी तरफ खिसकता है ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो बहुत ही दिलचस्प ये उपचुनाव है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, तो वहीं रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, यानी कि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव है। और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में देखिए बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जीते थे भारी मतों से। और इसके बाद कहीं ना कहीं रामपुर में स्थिति बीजेपी अपनी समझ पा रही है। लेकिन बात अगर मैनपुरी की जाए तो मैनपुरी लगातार बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है और बीजेपी इसको फतेह करने में हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है। और इसी के लिए देखिए आज खास बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक कि कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरेंगे, प्रचार करेंगे और साथ ही साथ कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो हर एक समीकरण पर एकदम सटीक बैठता हो, यानी कि शाक्य और ब्राह्मण समाज को साधते हुए कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से बीजेपी की कोर कमेटी की ये खास बैठक और बीजेपी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस दौरान प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करना। बात की जाए मैनपुरी की, तो मैनपुरी में किस तरीके से बीजेपी शाक्य और ब्राह्मण समाज को साधती नजर आ रही है, जातिगत समीकरण को साधते हुए नामों पर आज मंथन होगा, क्या कुछ अपडेट? प्रदेश और देश में कहीं भी चुनाव गहन मंथन का तमाम बैठकों का दौर चलता है। कोर कमेटी की बैठकें होती हैं, उसमें
ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, वहां पर जातीय समीकरण क्या है, इसके साथ साथ वहां पर वोट बैंक किसका, कितने पार्टी, कौन सी पार्टी का कितना प्रतिशत है, किसका गण रहा है, सामने प्रत्याशी कौन उतरा है, उन तमाम चीजों को लेकर ये मंथन चलता है। खासतौर पर अगर हम मैनपुरी और रामपुर की बात करें, मैनपुरी जहां पर लोकसभा चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसके अलावा अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में विधानसभा चुनाव होना है, खतौली वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। तो ऐसे में ये तीनों सीटें काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। मैनपुरी और रामपुर की बात करें तो ये दोनों ही गढ़ जो है समाजवादी पार्टी के रहे हैं। एक और जहां आजम खान रामपुर से लगातार जो है जीतते हुए आए, इस बार उनकी जो सदस्यता है उसको निरस्त किया गया, उसके बाद वहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उस जगह पर प्रत्याशी का चयन करना, विशेष तौर पर उसी समुदाय से आता हुआ कोई व्यक्ति हो जिसको लेकर गहन मंथन किया जाएगा। साफ तौर पर अगर हम आजम खान के क्षेत्र की बात करें, रामपुर विधानसभा की बात करें, तो वहां पर प्रत्याशी का चयन काफी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा अगर हम मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि डिम्पल यादव वहां चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी डिम्पल यादव के खिलाफ कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारती है, जातीय समीकरण देखे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण देखे जाएंगे। उसके अलावा पार्टी का वोट बैंक भी देखा जाएगा, कितने प्रतिशत वहां पर हमेशा रहा है। इन तमाम चीजों को पहले एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कहीं ना कहीं उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले नगर निकाय के चुनाव है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दोनों विधानसभा जो उपचुनाव की सीटें हैं उनको जीता जाए, लोकसभा उपचुनाव की जो सीट है उसको जीता जाए। तो इससे एक संदेश जनता को देने का प्रयास किया जाए कि 2024 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत के साथ जो है लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है गंभीरता के साथ आज कोर कमेटी की बैठक हुई। बिल्कुल। और देखिए नीलेश, हमेशा बीजेपी जो है चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन बात अगर प्रत्याशियों की जाए तो अपर्णा यादव का नाम जो है मैनपुरी की सीट से कहीं ना कहीं रेस से बाहर नजर आ रहा है, जबकि उन्होंने मुलाकात भी की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस बीच जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बीजेपी की जो अभी तक समझ में आ रही है कि शाक्य और ब्राह्मण को साधते हुए आगे बढ़ना है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव इस रेस से बाहर है। और कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो कि रेस में सबसे आगे बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल अगर हम मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर शाक्य और ब्राह्मण वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आता है तो कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, उम्मीदवार होगा, उसकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि एक और यादव वोट बैंक होगा जो लगातार जो है समाजवादी पार्टी का वोटर रहा है, दूसरी ओर शाक्य और ब्राह्मण रहेंगे, जो देखना होगा कि किसके खेमे में जाते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती रहेगी कि डिम्पल यादव के सामने कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जो विजयी घोषित होकर वहां से निकले। हालांकि अगर हम अपर्णा यादव की बात करें तो 2019 के बाद से, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी चर्चाएं शुरू हुई थी, उसके बाद जब 22 में चुनाव हुए विधानसभा के, उससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं से अपर्णा यादव को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि 22 में भी उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई कि संगठन को कैसे विस्तार करना है, संगठन में कैसे लोगों को जोड़ना है। अब एक बार फिर से लोग कयास लगा रहे थे कि जब मैनपुरी की सीट खाली हुई है, सपा संरक्षक का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई, तो अपर्णा यादव को वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन इस बार भी वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने मैदान में होंगे तो चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन वहां के वोटर क्या कुछ समझते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अपर्णा जो है वो समाजवादी पार्टी से दूर होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को भी भारतीय जनता पार्टी मद्देनजर रखकर चुनाव में जो है उम्मीदवारों का चयन करेगी, ताकि जो है किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ना हो। तो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय किसी ऐसे नेता को चुना जाएगा जो डिम्पल यादव को करारी टक्कर दे सके। तो उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अहम कोर कमेटी की बैठक, उसमें ये निर्णय लिए जाएंगे कि जाति समीकरण के अनुसार टिकट दिया जाए या क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार टिकट दिया जाए, या फिर उस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो डिम्पल यादव के खिलाफ सटीक बैठता हो, वहां पर जनता उसको पसंद करती हो। तो उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज कोर कमेटी की बैठक दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर होगी। बिल्कुल। तो देखिए, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है। नीलेश, नजर बना के रखिएगा और हमारे साथ भी बने रहिए लगातार। आप लौटते हो आपके पास, बढ़ते आगे, जहां रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक का पसमानदा सम्मेलन है आज, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें शामिल होंगे, राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज जुटेंगे। दोपहर 1 बजे शुरू होगा सम्मेलन। तो
तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी शामिल होंगे पसमानदा समाज के साथ, आज चर्चा करते नजर आएंगे। राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज भी जुटेंगे और दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस सम्मेलन के लिए। तो रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन आज, एक तरफ उपचुनाव की तैयारियां और दूसरी तरफ पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन, जिस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश, देखिए किस तरीके से पसमानदा समाज के साथ लगातार बीजेपी संवाद बिठाने की कोशिश कर रही है और उनके हितों में ही बीजेपी सोचती है, इस बात का विश्वास उन्हें कहीं ना कहीं दिलवाया जा रहा है। और आज जब ये महासम्मेलन है, इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, क्या कुछ इस दौरान उद्देश्य रहेगा, क्या कोशिशें रहेंगी बीजेपी की तरफ से? रामपुर की विधानसभा सीट का उपचुनाव का ऐलान हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है, जहां आज 1 बजे जो है मुस्लिम पसमानदा समाज का सम्मेलन वहां पर रखा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद, मुख्तार अब्बास नकवी और उसके अलावा तमाम मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरे इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले जब इतना बड़ा और बृहद रूप से सम्मेलन किया जाएगा, तो एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि पसमानदा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी हर उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर उनको जरूरत है। लगातार जो है योगी आदित्यनाथ भी अपने भाषणों से ये कहते हुए आए हैं कि मुस्लिम समुदाय को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक हाथ में उनके कुरान होगी तो दूसरे हाथ में उनको लैपटॉप देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आज जब ये पसमानदा समाज का बड़ा और बृहद सम्मेलन रामपुर में होगा, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और आजम खां का भी गढ़ माना जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं आजम खान के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। खासतौर पर उन मुस्लिम युवाओं को, उन मुस्लिम समाज के लोगों को जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको जो सम्मान, जो उनको स्थान मिलना चाहिए था, जो अभी तक उनको हासिल नहीं हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर एक बड़े पैमाने पर आज जो है सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर काम कर रही है। कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा सम्मेलन होगा, और ये भी सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपचुनाव से पहले ये बड़ा सम्मेलन है, और रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो अधिकांश वोटर्स जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ऐसे में ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सम्मेलन को बुनाती है और कैसे मुस्लिम पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़कर उपचुनाव में उतरेगी। अब देखना होगा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और उस उम्मीदवारी का जो खाका है वो कितना महत्वपूर्ण तरीके से तैयार किया जाएगा, क्योंकि आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत सुनिश्चित करना चाहती है। इससे पहले हमने देखा था कि 2000 चाहे गढ़ नाम के शब्द को कहीं ना कहीं डिक्शनरी से हटाना चाहती है और इसी के लिए तमाम कोशिशें जो हैं देखने को मिल रही हैं। ठीक है नीलेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान भी जुड़ गए हैं रामपुर से। फहीम, देखिए आज पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन है, सबसे पहले उससे जुड़ी जानकारी और कितना महत्वपूर्ण और इस समाज से जुड़े, देखिए लगातार संवाद बिठाने की कोशिश हो रही है, तो कैसे बीजेपी एतबार करवाएगी वहां के लोगों को कि लगातार उनके हित के लिए काम किया जाएगा आगे? बिल्कुल, देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं कि रामपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। कल से ही वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उन्होंने ये रूपरेखा तैयार की है कि यहाँ पसमानदा मुस्लिमों की एक बैठक की जाए, सम्मेलन किया जाए, जिसमें दानिश आजाद जो मंत्री हैं उसके अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम दिग्गज चेहरे शामिल होंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। जो इनकी नजर है वो मुस्लिम समाज के उन वोटरों पर है जो वोटर इन्हें मिलता रहा है। खास तौर से जो पसमानदा समाज है उन्नति, वो पिछली बार भी उपचुनाव में 28,000 से ज्यादा वोट इनको मिला था, जिसकी वजह से ये उपचुनाव की जो रामपुर की उसको जीतते जीतते रह गए थे। 7,000 वोटों से मात्र उस सीट को जीतने से ये दूर थे। 7,000 वोटों से डॉक्टर तंजीम फातिमा आजम खान की पत्नी चुनाव जीत गई थी। तो जो फोकस है वो उन्हीं वोटों पे फिर दोबारा से है जो वोट इनको पिछली बार मिले थे। तो वो वोट बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि ये उनके करीब जाना चाहते हैं, उन्हें नजदीक लाना चाहते हैं और जिनको लाभ मिला है उनको सम्मानित करना चाहते हैं। इस सम्मेलन के अंदर मैं ये भी बता दूं उन्नति के लाभार्थी मुस्लिम भी बुलाए जाएंगे,
जिनको कोई भी लाभ सरकार का मिला हो वो लाभार्थी बुला के उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम होगा इसका फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देगा मुस्लिम चेहरों पर, मुस्लिम लोगों पर, मुस्लिम वोटरों पर, और इसके लिए पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और वही संवाद जारी रखेंगे। तो जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उन्नति के इसका फर्क बिल्कुल पड़ेगा। और मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ चूंकि बहुत रुझान देखा है दोनों चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव जीता है उपचुनाव वो भी, और उससे पहले जो उपचुनाव विधानसभा का था रामपुर का वो भी, उसमें मुस्लिमों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। जो फासले थे वो कम हुए हैं, दूरियां मिटी हैं, लोग भाजपा के नजदीक आए हैं मुस्लिम लोग, और मुस्लिमों ने वोट भर भर के वोट दिए हैं बूथों से। जिस जगह हिंदू वोट एक भी नहीं और उस जगह पे 500-500, 700 वोट बूथों से निकल रहे हैं ईवीएम मशीन में। तो ये बताता है कि मुस्लिम अब जो है वो भाजपा की तरफ रुख कर रहा है और अपना भविष्य भी देख रहा है उन्नति जी। बिल्कुल। और देखिए इसी के लिए बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है नीलेश, देखिए बीजेपी एक तीर से कहीं ना कहीं दो निशाने साधती नजर आ रही है। एक तरफ कोर कमेटी की बैठक हो रही है तो वहीं ग्राउंड जीरो पर तैयारियां भी शुरू हैं रामपुर के उपचुनाव के लिए। पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन है, संवाद बिठाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी किया जाएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमारे सहयोगी फहीम अभी बता रहे थे कि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो महज 7,000 वोटों से पीछे रह गए थे। कहीं ना कहीं इन तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रामपुर में इसीलिए भी है कि वहां पर जो पसमंदा मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि 7,000 का अगर विधानसभा चुनाव में अंतर देखा जाए तो नाम मात्र का वो अंतर राजनीतिक गलियारों में समझा जाएगा। कहीं ना कहीं उसी लिहाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज रामपुर में मौजूद रहेंगे और रामपुर की जनता को कहीं ना कहीं जब वो मौजूद रहेंगे तो तमाम सौगातें देते हुए भी नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो मदरसों की व्यवस्था को दुरुस्त करना हो या फिर उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलकर उनको अत्याधुनिक जीवन से जोड़ने की बात हो, कुरान के साथ लैपटॉप देने की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज मुस्लिम पसमंदा समाज का जब सम्मेलन रामपुर में होगा तो तमाम स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा कि स्थानीय युवाओं को कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, साथ तौर पर उनके विकास उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान का कुछ अंश उत्तर प्रदेश को मिलता रहे। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन हो जाएगा जब पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, पसमंदा मुस्लिम समाज के जो बड़े चेहरे हैं जो दिग्गज माने जाते हैं वो भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो एक सीधा जो है उदाहरण पेश करने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर वो काम करते हैं। इसी लिहाज से पसमंदा मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी उतर रही है। ठीक है नीलेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। फहीम आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां सीएम योगी समेत 16 मंत्री करेंगे 20 देशों का दौरा। यूपी में निवेश लाने के लिए मंत्री ये दौरा करेंगे। कई चरणों में कारोबारियों से मंत्रियों की मुलाकात होगी। 26 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में निवेश के लिए खास मुलाकात होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा पर निकलेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेरिस की यात्रा पर जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राजील की यात्रा पर निकलेंगे। हर समूह में 2 मंत्री रखे गए हैं जो निवेशकों से मुलाकात करेंगे। यूपी में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराएंगे। वैश्विक स्तर पर यूपी की ब्रांडिंग भी की जाएगी। मंत्रियों के अलावा 2 दर्जन से अधिक आईएएस भी विदेश यात्रा पर रहेंगे। विदेश दौरा 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां जो हैं तेज कर दी हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश बने हुए हमारे साथ। नीलेश, देखिए किस तरीके से सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश ये राज्य और इसको ऊंचाइयों तक ले जाने की जो कोशिश है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो देखिए कितनी हाई लेवल है, जहां निवेश लाने के लिए अब बाहर का दौरा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भी, डिप्टी सीएम भी। कितना ज्यादा लाभदायी ये साबित होगा?
देखिए बिल्कुल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब से लगातार उनका प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी कंपनियों को निवेश कराया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार दिया जाए और उत्तर प्रदेश के विकास में चार चांद लगाए जा सके। तब से लगातार योगी आदित्यनाथ के प्रयास रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर समिट का आयोजन करना हो या फिर विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाकर उत्तर प्रदेश समिट का आयोजन हो। उन तमाम आयोजनों को लगातार जो है सफल बनाया गया है। एक बार फिर से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उत्तर प्रदेश में होनी है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है विदेशों के दौरे पर रहेंगे। करीब 28 अंतर्राष्ट्रीय शहरों को चुना गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो है केशव प्रसाद मौर्य विदेश के दौरे पर रहेंगे। उसके अलावा तमाम मंत्री हैं जो वो भी विदेशों के दौरे पर रहेंगे। उसके अलावा 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी चुना गया है जो विदेशों में जाकर कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो इंग्लैंड और अमेरिका जाएंगे, जहां पर वो विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करेंगे और उत्तर प्रदेश में उनको लाकर निवेश कराने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब अमेरिका और इंग्लैंड में रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में भी उत्तर प्रदेश और देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाकर रह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ को मानते हैं। ऐसे में वहां की जो बड़ी कंपनियां हैं अगर उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करती हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिलेगा। वहीं अगर हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो उनको ब्राजील के दौरे पर भेजा जाएगा, जहां पर वो ब्राजील की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो पेरिस जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा खाका तैयार किया गया। 18 नवंबर से और 20 दिसंबर तक ये विदेश का दौरा चलेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनके 28 शहरों को चुना गया है, जहां पर ये उत्तर प्रदेश के मंत्री, आईएएस और तमाम अधिकारी जो हैं वो इन शहरों के दौरों पर रहेंगे, जो कंपनियों को निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में प्रेरित करेंगे। क्योंकि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की अगर हम व्यवस्था की बात करें, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश में निवेश की बात हो, उन तमाम चीजों को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। उसी का नतीजा रहा कि इससे पहले इन्वेस्टर समिट हुई तो तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, खासतौर पर उन जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है जहां पर निवेश के लिए विदेशी कंपनियां प्रेरित हो सके। खासतौर पर बुंदेलखंड का इलाका अगर हम देख ले या पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पर बड़े एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया गया है, जिसका नतीजा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये कह रही हैं। लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और देखिए आने वाले समय में किस तरीके से ये बड़ा कदम साबित होता है, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे, जहां एक तरफ निवेश की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 7,884 मतदान केंद्र। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और इसी के साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश में मतदान का दिन है और मतदाता पहुंच रहे हैं। 8 से समय रखा गया था और देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबी कतारों में मतदाता जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का और मतदान कर रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है कि जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। तो प्रदेश भर में आपको बता दें 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 दिसंबर पर जब मतगणना होगी यानी कि वोटों की गिनती होगी, तब किसकी किस्मत चमकती है ये देखना होगा। और बेहद ही दिलचस्प हिमाचल प्रदेश का ये पूरा रण रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े स्टार प्रचारकों ने यहां पर प्रचार प्रसार किया है। और एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि अब जनता बदलाव मांग रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार परंपरा टूटेगी और इस बार बीजेपी पुनः वापसी करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।